नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है जब बुढ़ापे में हुई एक नए रिश्ते की शुरुआत। भाभी जी, जल्दी आओ प्लीज़। मेघा की आवाज़ सुनकर मैं दौड़ी चली आई। क्या बात है मेघा? मैंने प्रश्न सूचक दृष्टि उसकी तरफ डाली तो मेघा ने अपनी दोनों हथेलियों के बीच मेरा सिर पकड़कर सड़क की ओर घुमा दिया। मेरी तरफ नहीं भाभी, पार्क की तरफ देखो, वहाँ सामने बेंच पर लैला बैठी है। अच्छा, तो उन आंटी का नाम लैला है? तुम जानती हो उन्हें? क्या भाभी आप? मेघा चिढ़ते हुए पैर पटकने लगी। मैं नहीं जानती उन्हें, पर वह रोज यहाँ इसी समय इसी बेंच पर आकर बैठ जाती हैं और अपने मजनू का इंतजार करती हैं। भाभी, मजनू बस आता ही होगा। वह देखो, वह आ गया। अब देखो ना इन दोनों के चेहरों की रंगत। पैर कब्र में लटके हैं और आशिकी परवान चढ़ रही है। मैंने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, इस उम्र के लोगों का ऐसा मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है मेघा। भाभी, इस उम्र के लोगों को भी तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पता नहीं कहाँ से आते हैं और यहाँ छिप छिप कर मिलते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। क्यों मेघा, शर्म क्यों आनी चाहिए? क्या हम तुम दूसरों से बातें नहीं करते हैं? हमारे बीच वह चक्कर थोड़े ही होते हैं। तुम्हें क्या पता कि इनके बीच क्या चक्कर है? क्या ये पार्क में बैठकर अश्लील हरकतें करते हैं या आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं? मेरे हिसाब से तो यही दो बातें हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति उनका मजाक बनाए। फिर जब तुम उन्हें जानती ही नहीं तो उनके रिश्ते को कोई नाम क्यों देती हो? रिश्ते को नाम कहाँ दिया है भाभी? मैंने तो उनको नाम दिया है। मेघा तुनक कर बोली। मैंने तो आपको यहाँ बुलाकर ही गलती कर दी। यह कहते हुए मेघा वहाँ से चल दी। उसके जाने के बाद भी मैं कितनी देर यूं ही बालकनी में बैठी उन दोनों बुजुर्गों को देखती रही और सोचती रही कि माँ बाप अब समझदार हो गए हैं। लड़के लड़की की दोस्ती पर ऐतराज नहीं करते। समाज भी उनकी दोस्ती को खुले दिल से स्वीकार रहा है। लेकिन दो बुजुर्गों की दोस्ती के लिए समाज आज भी वही है। उसकी सोच आज भी वही है। पार्क में बैठे अंकल आंटी को देखकर वर्षों पुरानी एक घटना मेरे मन में फिर से ताज़ा हो गई। पुरानी दिल्ली की गलियों में मेरा बचपन बीता है। उस समय लड़के शाम को आमतौर पर गुल्ली डंडा या कबड्डी खेल लिया करते थे और लड़कियां छत पर स्टापू, रस्सी कूदना या कुछ बड़ी होने पर यूं ही गप्पे मार लिया करती थी। इसके साथ साथ गली में कौन आ जा रहा है, किसका किसके साथ चक्कर है, किसने किसको कब इशारा किया आदि की भी चर्चा होती रहती थी। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ शाम के वक्त छत पर खड़ी होकर यह सब करती थी। एक दिन बात करते करते अचानक मेरी सहेली रेनू ने कहा, देख देख, वह चल दिए आरती के दादाजी। देख कैसे चबूतरे को पकड़ पकड़ कर जा रहे हैं। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? अरे वहीं देख, सामने गुड्डन की दादी निकल आई ना अपने चबूतरे पर। और मैंने देखा दोनों बैठे मजे से बातें करने लगे। रेनू ने फिर कहा, शर्म नहीं आती इन बूढ़े बूढ़ियों को? पता का पता है तुझे, सुबह और शाम ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे के पास बैठे रहते हैं। तुझे कैसे पता? सुबह तू स्कूल नहीं जाती क्या? यही देखती रहती है। अरे नहीं, मम्मी बता रही थी। और मम्मी ही क्या, सारी गली के लोग बता रहे थे। बस नहीं पता है तो इनके घर वालों को। उसके बाद मैंने भी यह बात नोट करनी शुरू कर दी थी। कुनकुनी ठंड आ चुकी थी। रविवार का दिन था। मैं सिर धोकर छत पर धूप में बैठी थी। आतन मेरी नज़र उसी जगह पड़ी। आरती के दादाजी अखबार पढ़कर शायद गुड्डन की दादी को सुना रहे थे और दादी मूंगफली छील छील कर उन्हें पकड़ा रही थी। यह दृश्य मुझे इतना भाया कि मैं उसे हमेशा के लिए अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। मुंडेर पर झुककर अपनी ठुड्डी को हथेली का सहारा दिए मैं कितनी ही देर उन्हें देखती रही कि अचानक आरती दौड़ती हुई आई और अपने दादाजी से जाने का क्या कहा और वह एकदम वहां से उठकर चले गए। गुड्डन की दादी की निरी आंखें और मौन जवाब ने उन्हें निकले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी उन्हें वक्त जाया नहीं किया। पता नहीं क्या हुआ होगा। सोचते सोचते मैं भी छत पर बिछी दरी पर
आकर बैठ गई। अभी पढ़ने के लिए अपनी किताब उठाई ही होगी कि गली में से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। कुछ देर अनसुना करने के बाद भी जब आवाज़ें आनी बंद नहीं हुई तो मैं खड़ी होकर गली में देखने लगी। देखा, गली में बहुत लोग खड़े हैं। औरतें और लड़कियां अपने अपने छज्जों पर खड़ी हैं। शोर आरती के घर से आ रहा था। उसके पिताजी अपने पिताजी को बहुत जोर जोर से डांट रहे थे। शर्म नहीं आती इस उम्र में औरतबाजी करते हुए? तुम्हें अपनी इज्जत का तो ख्याल है नहीं। कम से कम मेरा तो सोचा होता। इससे तो अच्छा था कि जब माँ मर गई थी तभी दूसरी बिठा लेते। सारी गली हम पर थू थू कर रही है। अरे, रामचंद्र ने तो अपनी माँ को रुला छोड़ रखा है, पर तुम में अपनी अकल नहीं है क्या? खबरदार जो आज के बाद गली में पैर रखा तो जितनी चीख चीख कर ये बातें कही गई थी उनसे क्या उनके घर की बेइज्जती नहीं हुई? पर यह कहने वाला और समझने वाला आरती के पिताजी को कोई नहीं था। हाँ, ये आवाज़ें जैसे सब ने सुनी वैसे ही सामने गुड्डन की दादी और उनके बाकी घर वालों ने भी सुनी होंगी। कुछ देर बाद भीड़ छट चुकी थी। उस दिन के बाद फिर कभी किसी ने दादी को चबूतरे पर बैठे नहीं देखा। बात सबके लिए आई गई हो चुकी थी। अचानक एक रात को बहुत जोर से किसी के चीखने की आवाज़ आई। मेरी परीक्षा नज़दीक थी, इस कारण मैं देर तक जाग कर पढ़ाई कर रही थी। चीख सुनकर मैं डर गई। समय देखा, रात के 1:30 थे। कुछ देर बाद किसी के रोने की आवाज़ आई। खिड़की खोलकर बाहर झाँका कि यह आवाज़ किस तरफ से आई है, तो देखा आरती के घर के बाहर आज फिर लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। मेरे पिताजी भी घर से बाहर निकल चुके थे। कुछ लोग हमारे घर के बाहर चबूतरे पर बैठे धीरे धीरे बोल रहे थे, बहुत बुरा हुआ यार, महेश को समझाना पड़ेगा। मुंह अंधेरे ही अपने पिताजी की अर्थी ले चले, नहीं तो उसके पिताजी ने जो पंखे से लटक कर आत्महत्या की है, यह बात सारे मोहल्ले में फैल जाएगी और पुलिस केस बन जाएगा। महेश बेचारा बिन मौत मारा जाएगा। मैं सुनकर सन रह गई। दादाजी ने आत्महत्या कर ली। सब लोग उस दिन की बात भूल गए, पर दादाजी नहीं भूल पाए। कैसे भूल पाते? उस दिन उनका आत्मसम्मान उनके बेटे ने मार दिया था। आज उनकी आत्महत्या पर कैसे फूट फूट कर रो रहा है। एक कर्कश सी आवाज़ तभी मेरे कानों में पड़ी और मेरी तंद्रा भंग हुई। मानो मैं नींद से जागी थी। किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई थी। मैंने कितनी बार अपने पति को कहा है कि इस बेल की आवाज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब कोई इसे देर तक बजाता है तो मन करता है बेल उखाड़कर फेंक दूं। गुस्से से दरवाज़ा खोलने गई। बेटी कोचिंग करके वापस आई थी। मिट्टी, कितनी बार कहा है ना कि एक बार बेल बजाकर छोड़ दिया करो। मैं बहरी नहीं हूँ, एक बार में ही सुन लेती हूँ। मम्मा, मैं 10 मिनट से दरवाजे पर खड़ी हूँ, पर आपने घंटी नहीं सुनी। और आप जरा अपना फ़ोन देखिए, कितनी मिस कॉल मैंने दरवाजे पर खड़े खड़े दी हैं। आपने फ़ोन नहीं उठाया और अपने ही किए फ़ोन की घंटी में दरवाजे के बाहर खड़ी सुनती रही। क्या सो गई थी आप? अगले दिन बेटी के कोचिंग जाने के बाद मैं ताला लगाकर पार्क की ओर चल दी और अपने बैठे के लिए मैंने वही बेंच चुनी जिस पर आंटी अकेली बैठी थी। पसीना पोंछकर मैंने उनकी ओर देखा और वह पूछ बैठी, पहली बार सैर करने आई हो शायद? मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। 2-4 दिन ऐसे ही थकान लगेगी, पसीना आएगा, फिर आदत पड़ जाएगी। आंटी मानो मेरी थकान भरी सांसों को थामने की कोशिश कर रही थी। मैंने भी बात को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पूछा, आप रोज आती हैं? हाँ बेटी। उनका छोटा सा उत्तर सुनकर मैंने कहा, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ पर आंटी समय नहीं मिलता। आप कैसे नियमित रूप से आ जाती हैं? तुम्हें समय नहीं मिलता और मेरे पास समय की कमी नहीं। कहते हुए आंटी खिलखिला पड़ी। तब तक मैं दोबारा सैर करने के लिए तैयार हो चुकी थी। मैं जैसे ही उठी देखा सामने से अंकल आ रहे थे। यह सोचकर मैं वहाँ से चल दी कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मेरा यह नियम ही हो गया। रोज़ की मुलाकात व बातचीत में यह पता चला कि आंटी यानी मिसेज सुमेधा
कंसल सरकारी स्कूल की रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। बच्चे अपनी अपनी गृहस्थी में मगन हैं। एक दिन मैंने पूछा भी था, आंटी जब आप प्रिंसिपल रह चुकी हैं तो आप अपने नाती पोतों को पढ़ा सकती हैं, आपके समय का सदुपयोग भी हो जाएगा। एक फीकी सी हंसी के साथ आंटी बोली, बेटी दूसरे शहर में रहती है, बेटे के भी एक ही बेटा है और वह देहरादून में पढ़ता है, हॉस्टल में रहता है। बेटा और बहू दोनों ही मुझे हर सुख सुविधा देते हैं, मान सम्मान भी रखते हैं, लेकिन अपने अपने कैरियर की ऊंचाइयां पाने में व्यस्त हैं। घर पर मैं बस अकेली। तो आंटी कोई सोशल सर्विस या अन्य कोई ऐसा काम जो आपको रुचिकर लगे क्यों नहीं करती? मैं जैसी सोशल सर्विस करना चाहती हूँ वह बच्चों को पसंद नहीं है, और ऊंची शान शौकत वाली सोशल सर्विस मैं कर नहीं सकती। हाँ, मुझे कविता और कहानियाँ लिखना रुचिकर लगता है और वह मैं लिखती हूँ। लेकिन यह शाम का समय घर में अकेले नहीं बीतता, कोई तो बात करने के लिए चाहिए ना, तो हम बोलना ही भूल जाएंगे और हमारी भाषा समाप्त हो जाएगी। हाँ, अगर तुम्हारे अंकल जी होते तो अभी अंकल जी आपको लेने नहीं आएंगे क्या? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। नहीं बेटिया, जिन्हें तुम रोज मेरे साथ बात करते देखती हूँ वह भी मेरी ही तरह अकेले हैं। मेरे पति तो 20 वर्ष पहले ही गुजर चुके हैं। उनके जाने के बाद भी अकेलापन था, लेकिन वह वक्त तो बच्चों को पालने और नौकरी करने में जैसे तैसे बीत गया। और शर्मा जी जो अभी आने ही वाले होंगे वह भी अपनी जीवन संगनी को 7-8 वर्ष पहले खो चुके हैं। शर्मा जी तो मुझसे ज़्यादा अकेले हैं। मेरी बहू जूही मेरे बहुत करीब है। फिर फ़ोन पर हर तीसरे दिन बेटी से भी बात हो जाती है, लेकिन वह तो मर्द है ना, बहुओं से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते। बेटों के पास फुर्सत नहीं है। ऐसा नहीं कि बहू बेटे उनका ख्याल नहीं रखते, लेकिन आज सब अपने में व्यस्त हैं। नौकरी पेशा हो बहुएं 24 घंटे तो हाथ बांधे नहीं खड़ी रह सकती ना। और नौकरी पेशा ही क्यों, घर में रहने वाले बहुएं भी ऐसा कहाँ कर सकती हैं? यद्यपि इंसान ऐसा करना चाहता है, लेकिन वक्त है कि वह हम सबको अपनी उंगली पर नचाता रहता है। जैसे बच्चे बच्चों की संगत में, जवान जवानों के साथ, ऐसे ही हम बूढ़े बूढ़ों की संगत में खुश रहते हैं। बच्चों के साथ कभी हमें बच्चा बनना पड़ता है, अच्छा लगता है, लेकिन मन की बात तो किसी हम उम्र से ही शेयर की जा सकती है। बस शर्मा जी हैं, आते हैं, साझा सुख, कुछ इधर की कुछ उधर की, फिर अगले दिन मिलने की उम्मीद में पूरे 24 घंटे बीत जाते हैं। तभी सामने से शर्मा जी आते दिखाई दिए। मैं उठकर चलने लगी। आज सुमेधा जी ने मुझे रोक लिया। इनसे मिलिए, ये हैं मिसेज मालिनी अग्रवाल, यहीं सामने के फ्लैट में रहती हैं। और बेटा, ये हैं मिस्टर शर्मा, रिटायर्ड अंडर सेक्रेटरी। हम दोनों ने नमस्ते का आदान प्रदान हुआ और मैं वहाँ से चल दी। एक दिन शाम को मेघा मालिनी को पार्क में बैठे दो वृद्ध अजनबियों को दिखाकर उनके रिश्ते को मजाक उड़ाती है। मालिनी को समझाने पर मेघा नाराज होकर चली जाती है। तभी उसे बचपन की एक घटना याद आ जाती है। मालिनी की सहेली रेणु बताती है कि गुड्डन की दादी और आरती के दादाजी के बीच कुछ चक्कर है, अतः वृद्धों के परिवार वाले उनको बुरा भला कहते हैं। इस बदनामी को आरती के दादाजी सहन नहीं कर पाते और आत्महत्या कर लेते हैं। डोरबेल की आवाज़ सुनकर मालिनी अतीत की यादों से बाहर निकलती है। अगले दिन बेटी के कोचिंग क्लास जाते ही वह पार्क में उस जगह पर जाती है जहां दोनों वृद्ध बैठते हैं। पहली ही मुलाकात में वृद्धा यानी मिसेस सुमेधा बताती है कि वह रिटायर्ड प्रिंसिपल है। हालांकि बेटे बहू उसका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन कामकाजी होने के कारण ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। बेटी की शादी हो चुकी है और उन्हें मेरी सोशल सर्विस पसंद नहीं है। बातों ही बातों में मालिनी उनके पति के बारे में पूछती है तो वह बताती है कि पति को मरे 20 साल हो गए हैं। जिन्हें तुम मेरे साथ बैठे देखती हो वह तो शर्मा जी हैं। फिर वह शर्मा जी के बारे में बताती है कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है, वह भी अकेले हैं। नौकरी पेशा होने के कारण बेटे बहू समय नहीं दे पाते, इसीलिए खाली समय व्यतीत करने के लिए पार्क में आते हैं। जैसे बच्चों को बच्चों का साथ अच्छा लगता है,
वैसे ही बुजुर्गों को बुजुर्गों की संगति अच्छी लगती है। मालिनी और मिसेस सुमिधा बातों में व्यस्त रहती हैं। तभी सामने से शर्मा जी आ जाते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं मिसेज मालिनी अग्रवाल, यही सामने के फ्लैट में रहती हैं। और बेटा, ये हैं मिस्टर शर्मा, रिटायर्ड अंडर सेक्रेटरी। हम दोनों में नमस्ते का आदान प्रदान हुआ और मैं वहाँ से चल दी। उसी शाम मुझे अपने ससुर की बीमारी का पता चला और मैं लखनऊ चली गई। पूरे 7 दिन वहाँ लग गए। वापस आई तो थकान के कारण मेरा पार्क में जाने का मन हुआ, सो मैं बालकनी में ही खड़ी हो गई। देखा आज बेंच पर सुमिधा आंटी नहीं है और शर्मा जी को पार्क के गेट के बाहर जाते देखा। इसका मतलब आज आंटी आई ही नहीं। एक अनजाना सा भय मन में आया और मैं भागकर नीचे उतर आई और सड़क पर पहुंच चुके शर्मा जी को आवाज़ दे दी। शर्मा जी से पता चला कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। अंकल, उनके घर का पता, फ़ोन नंबर कुछ है आपके पास? हाँ बेटा है तो, लेकिन चलो तुम तो फ़ोन कर ही सकती हो, बात करके मुझे भी बताना। मैंने फ़ोन करके सुमिधा आंटी से मिलने का इच्छा जाहिर की। अगली सुबह घर के कामों से फ्री होकर मैं उनका पता ढूंढते हुए उनके घर पहुंच गई। आंटी का घर बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। अभी मैं उनका हालचाल पूछ ही रही थी कि अंदर से एक महिला निकली। जूही, इनसे मिलो, यह मालिनी अग्रवाल हैं और बेटा ये मेरी बहू जूही है। जूही ने मुस्कुराकर हेलो कहा और मेरे लिए चाय नाश्ता रखकर चलने लगी तो बोली, अच्छा मम्मा चलती हूँ, 3 बजे मीटिंग है, उसकी तैयारी करनी है। रात के लिए मैंने मीना को बोल दिया है, आपको जो खाना हो बनवा लीजिएगा प्लीज़ मम्मा, रेस्ट ही कीजिएगा। और मुझे अभिवादन करके वह चल दी। जितनी देर मैं वहाँ बैठी आंटी उतनी देर शर्मा अंकल के बारे में ही पूछती रही कि वे कैसे हैं। उन्हें कह देना मेरी चिंता ना करें, मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर अंत में हिचकते हुए बोली, बेटा मेरी ओर से तुम शर्मा जी से सॉरी बोल देना। मैंने पृष्ठ सूचक दृष्टि से आंटी की ओर देखा तो बोली, 3-4 दिन से रोज़ शर्मा जी का फ़ोन मेरा हालचाल जानने के लिए आ रहा था, लेकिन कल जूही ने कुछ तीखा तीखा सुना दिया। असल में जूही नहीं चाहती कि मैं पार्क में जाऊं। उसे डर है कि थकान से मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। और उधर शर्मा जी इतने दिनों से अकेले, उनसे कहना कि अब बुखार नहीं है, कमज़ोरी दूर होते ही मैं पार्क आऊँगी। आंटी, शर्मा जी अंकल को यहीं ले आऊँ क्या? क्या तुम ला सकोगी? अच्छा है, मैं बिस्तर में पड़े पड़े उब गई हूँ। आंटी की आंखों में आई चमक मुझसे छिपी ना रह सकी। यही चमक मैंने शाम को शर्मा जी की आंखों में महसूस की जब मैंने उन्हें अगले दिन आंटी के घर चलने के लिए कहा। अब सुमेधा आंटी ने दोबारा पार्क में आना शुरू कर दिया था। एक शाम जब आंटी पार्क में बैठी थी, मैंने उनके घर फ़ोन किया। इरादा था कि नौकरानी से जूही के ऑफिस का फ़ोन नंबर या उसका मोबाइल नंबर ले लूं। कुछ खास बात करनी थी। जूही देखने में जितनी आकर्षक थी, फ़ोन पर उसकी आवाज़ भी उतनी ही लुभाने वाली लगी। जब मैंने उसे अपनी उस दिन वाली मुलाकात याद दिलाई और उससे मिलने के लिए वक्त मांगा तो वह हैरान अवश्य हुई, लेकिन फ़ौरन ही मुझे अगले दिन लंच टाइम में अपने ऑफिस आने को कह दिया। जूही जी, आप मुझे सिर्फ एक मुलाकात भर जानती हैं, लेकिन मैंने आपके बारे में आपकी सास से काफ़ी तारीफ़ सुनी है। सच कहूँ, जितना मैंने सोचा था आपको उससे बढ़कर पाया है। नहीं नहीं, यह मैं आपके सामने होने के कारण नहीं कह रही हूँ। मैंने ऐसा महसूस किया है, इसलिए मैं आज आपसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाई हूँ। जूही की हल्की सी मुस्कान ने मेरे हौसले का हवा दे दी और मैंने धीरे से सुमेधा आंटी और शर्मा जी की दोस्ती के बारे में उसे विस्तार से बता दिया। साथ ही मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आज तक सुमेधा आंटी और शर्मा जी से मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस बारे में कोई चर्चा नहीं की है। यह सब कुछ मैंने स्वयं महसूस किया है। मैंने नोट किया है कि जूही बहुत गंभीरता से मेरी बातों को सुन रही थी। बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, देखिए जूही जी, आप भी औरत हैं और मैं भी। सोच कर देखिए, सुमेधा जी के मन का खालीपन आप उन्हें सब कुछ दे रही हैं जो एक बहू होने के नाते दे सकती हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। लेकिन आज उनके मन में एक बार फिर वसंत पाने की कामना की है। क्या आप दे सकती हैं? कुछ पल हम दोनों के बीच ऐसे ही मौन में बीत गए। फिर जूही ने ही बात शुरू की, मम्मा जानती हैं कि आप यहाँ जी नहीं,
मैंने बीच में ही बात काट कर कहा, इस बारे में कभी भी आंटी के साथ मेरी कोई बात नहीं हुई। मालिनी जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जूही ने मेरी ओर देखकर कहा, आपने यह बात मुझसे क्यों की? अजय से, मेरा मतलब मेरे हस्बैंड से क्यों नहीं की? आफ्टर ऑल वह बेटे हैं उनके। जूही जी, आप तो जानती हैं बच्चों के लिए माँ क्या होती है, वह भी बेटे के लिए वह उससे उसे देवी का दर्जा देते हैं। अपनी माँ के बारे में इस विषय पर बात करना कोई भी बेटा कभी गवारा नहीं करता। माँ की पर पुरुष से दोस्ती बेटे के लिए डंक होती है। बहुत ही कठिन होता है उन्हें यह समझना। आप चूंकि उनकी पत्नी हैं, आप समझ जाएंगी तो केवल आप ही जो अपने पति को अपने तरीके से समझा पाएंगी। मैं ठहरी बाहर की, मेरा इतना हक नहीं है कि आप मेरी हम उम्र हैं, और जैसा मैंने अब आंटी से जाना है कि खुली विचारधारा की है, और फिर इस सब के ऊपर आप उनकी बहू हैं। लेकिन शर्मा जी अपनी पहली पत्नी को भूल तो नहीं पाए होंगे। ऐसी हालत में मम्मी जी को वह सब कुछ मिल पाएगा। जूही जी, आप इस बात से मुझे आंतरिक खुशी हो रही है कि आप अपनी सास के लिए कितनी चिंतित हैं, लेकिन आप भूल नहीं रही हैं कि आंटी भी तो अभी तक अपने पति को नहीं भूली हैं। ये भूलने वाली बातें होती भी नहीं हैं। जब तक सांस है, यही यादें तो अपनी होती हैं। ये यादें युवाओं के बीच दरार पैदा कर सकती हैं, परंतु बुजुर्ग लोग तो अपनी अपनी यादों को भी एक दूसरे से बांटकर ही सुख का अनुभव कर लेते हैं। लेकिन शर्मा जी के घर वाले जूही अपने सारे संशय मुझ से बांट रही थी, जो सुमेधा जी से उसकी आत्मीयता को उजागर कर रहे थे। अब तक मैं जूही के साथ एक दोस्त की तरह काफ़ी खुल चुकी थी। जो काम बच्चों के लिए माँ बाप करते हैं, वही काम बच्चों को आज उनके लिए करना होगा। यानी आप पहले अपने पति को मनाएं, फिर रिश्ता लेकर शर्मा जी के बेटे बहुओं से मिलें। हो सकता है पहले बार में वे लोग मान जाएं, हो सकता है ना भी माने। स्वाभाविक है, उन्हें शौक तो लगेगा ही। आपको कोशिश करनी होगी, आखिर आपकी मम्मा की खुशियों का सवाल है। एक सप्ताह तक मैं जूही के फ़ोन का इंतज़ार करती रही। धीरे धीरे इंतज़ार करना छोड़ दिया। मैंने पार्क जाना भी छोड़ दिया। पता नहीं सुमिधा आंटी या अंकल का क्या रिएक्शन हो। शायद बात नहीं बनी होगी। पार्क में सैर करने जाने का उद्देश्य ही दम तोड़ चुका था। मन में एक टीस सी थी कि जिसका इलाज मेरे पास नहीं था। अपनी तरफ से जो मैं कर सकती थी किया। अब इससे ज़्यादा मेरे हाथ में नहीं था। एक दोपहर बेटी के स्कूल से आने के समय हो रहा था। टेलीविज़न देखकर समय पास कर रही थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। क्या मालिनी जी से बात हो सकती है? उधर से आवाज़ आई, जी बोल रही हूँ। मैंने दिमाग पर जोर डालते हुए आवाज़ पहचानने की कोशिश की, पर नाकाम रही। आप कौन? आखिरी मुझे पूछना ही पड़ा। देखिए, मैं सुमिधा जी का बेटा अजय बोल रहा हूँ। आप मेरी पत्नी से क्या क्या कह कर गई थी? मैं और मेरे मम्मा आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। क्या आप शाम को हमारे घर आ सकेंगी? अजय की तल्खी भरी आवाज़ सुनकर एक बार को मैं सकपका गई। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके कहा, देखिए, यह आपके घर का मसला है। बीच में ही बात काटकर वह बोला, जब जूही से आप बात करने आई थी तब आपको नहीं पता था कि वह हमारे घर का मसला है? खैर, आप यह बताइए कि आप आएंगी या मैं जूही और मम्मा के साथ आपके घर आ जाऊं? पार्क के सामने वाले फ्लैट में आपका नाम लेकर पूछ लेंगे तो घर का पता चल ही जाएगा। मैंने सोचा अगर कहीं ये लोग सचमुच घर आ गए तो बेवजह का यहाँ तमाशा बन जाएगा। मेरे पति मुझे 10 बातें सुनाएंगे। उनसे तो मुझे इस मामले में किसी सहयोग की उम्मीद नहीं थी। अब क्या करूँ? अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। कितने बजे आना है? हार कर मैंने पूछ ही लिया। 7 बजे तक आप आ जाइए। मैंने अपने पति को इस बारे में बताया तो था, लेकिन विस्तार से नहीं। शाम 5 बजे मैंने पति को फ़ोन किया, मुझे सुमेधा आंटी के घर जाना है। अभी खत्म नहीं हुआ है तुम्हारी सुमेधा आंटी की कहानी। पति बोले, खैर कितने बजे जाना है? 7 बजे। आते आते थोड़ी देर हो जाएगी। रास्ते भर मेरे दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। अगर उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो मैं यह कहूँगी, वह कहूँगी, पर क्या मैंने उन लोगों को गलत समझा? क्या वे ऐसा नहीं चाहते थे? नहीं चाहते होंगे तभी आंटी भी मुझसे बात करना चाहती है। दरवाज़ा जूही ने खोला था। हेलो,
करके मुझे सोफे पर बैठाकर वह अंदर चले गई। उसके पति ने बाहर आते ही नमस्ते का जवाब देकर बैठते ही बिना किसी भूमिका के बात शुरू कर दी। दिखने में तो आप ठीक ठाक लगती हैं, लेकिन लगता है समाज सेविका बनने का शौक रखती हैं। समाज सेवा के लिए आपको सबसे पहले हमारा ही घर मिला था। मैं डर गई, मौन रही, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से मुझसे बोलने की हिम्मत आ गई। मिस्टर अजय, इसमें समाज सेवा की बात नहीं है। मुझे जो महसूस हुआ मैंने वह कहा और मेरे दिल ने जो कहा मैंने वही किया। जब दो प्यार करने वाले लड़का लड़की को उनके माँ बाप एक बंधन में खुशी खुशी बांध देते हैं तो बच्चे अपने माँ बाप के प्यार को एक होते क्यों नहीं देख पाते? समाज क्यों उन्हें असामाजिक मानता है? क्या बड़ी उम्र में प्यार नहीं हो सकता? और हो जाए तो कोई क्या करे? प्यार करना क्या पाप है? नहीं, प्यार किसी भी उम्र में पाप नहीं है। वैसे भी इस उम्र का प्यार तो बिल्कुल निश्चल और सात्विक होता है। इसमें वासना नहीं, स्नेह होता है, शुद्ध स्नेह। इतने अनुभवी दो लोग दूसरे की भावनाओं को समझते हुए संभोग के लिए नहीं है, संयोग के लिए मिलन ही इच्छा रखते हैं। इसमें क्या गलत है? अगर हम उनकी इच्छाओं को समझते हुए उनके मिलन के साक्षी बने। बच्चों की हर इच्छा पूरी करना यदि माँ बाप का फर्ज है तो क्या बच्चों का कोई फर्ज नहीं है? क्या बच्चे हमेशा स्वार्थी ही रहेंगे? बाकी आपकी माँ है, आप जाने और वह। मुझे तो उनके एक अनजाना सा स्नेह हो गया है, एक अजीब सा रिश्ता बन गया है। उसी के नाते मैंने उनके दिल की बात समझ ली थी। शायद मैं अपनी हद से आगे बढ़ गई थी। इतना कहकर मैं वहाँ से चलने को तत्पर हुई, तभी अंदर से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। सामने कमरे के दरवाजे से 3 दंपति तालियों बजाते हुए ड्राइंग रूम में प्रवेश कर रहे थे। सभी के चेहरे पर हंसी थी। अब तक जूही और अजय भी उनमें शामिल हो गए थे। मैं समझ नहीं पाए कि माजरा क्या है। तभी उनके पीछे 3-4 छोटे छोटे हाथों का सहारा लेकर सुमेधा आंटी और शर्मा अंकल चले आ रहे थे। जूही ने मेरे पास आकर मेरा सबसे परिचय करवाया। ये शर्मा अंकल के दोनों बेटे बहू हैं और ये मेरी प्यारी सी नंद और उनके पति हैं। और वह जो तुम देख रही हो ना, नन्हे शैतान जो मम्मा के साथ खड़े हैं, वे शर्मा अंकल के दोनों पोते और पोती हैं। और अंकल के साथ मेरी नंद का बेटा और मेरा बेटा है। बच्चों ने कितनी जल्दी अपने नए दादा दादी और नाना नानी को स्वीकार कर लिया है। ये तो हम बड़े ही हैं जो हर काम में देर करते हैं। मालिनी, आज से मेरी एक नहीं 2 नंदे हैं। जूही भावुक होकर बोली। उस दिन तुम्हारी बातों ने मुझ पर गहरा असर डाला, लेकिन सब को तैयार करने में मुझे इतने दिन लग गए। शायद तुम्हारी तरह सच्ची भावना की कमी थी, या फिर एक ही मुलाकात में अपनी बात समझा पाने की कला का अभाव। खैर, अतः भला तो सब भला। मैं बहुत खुश हूँ। तभी जूही मेरे हाथ में 2 अंगूठियाँ देकर बोली, मालिनी दी, यह शुभ काम आपके ही हाथों अच्छा लगेगा। मैं हतप्रभ सी अंगूठियां हाथ में लेकर अंकल आंटी को और बढ़ चली। मैं स्वयं को रोक नहीं पाई। मैं दोनों के गले लगकर उन दोनों के स्नेहिल हाथ मेरे सिर पर आशीर्वाद दे रहे थे। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।